ज्विटर पावर्ड बाय एसकेवी में आप सबका स्वागत है। मैं अमरीश मिश्रा। टॉपर स्टॉक में मैं एक प्रोग्राम करता हूं। हमेशा जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं नीट में, उनके मन की दशा जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो नीट की तैयारी करना स्टार्ट किए तो कैसे उन्होंने शुरुआत किया, तैयारी के दौरान उन लोगों को किन किन प्रॉब्लम से होकर के गुजरना पड़ा, तैयारी के दौरान कभी मन में ऐसा आता था कि हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, कभी ऐसा लगता होगा हम नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के एक बच्चे की क्या मनोदशा होती है जब वो तैयारी करता है तब, और जब वो रिज़ल्ट पा जाता है तब। इसी को जानने के लिए हमारी कोचिंग से सेलेक्ट हुई बच्ची जैस्मिन निसार हमारे साथ में हैं। इनके फादर का नेम निसार अहमद है और ये सचिवालय लखनऊ की रहने वाली हैं। तो मैं जैस्मिन का टॉपर स्टॉक में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। जैस्मिन, हम लोग ये टॉपर स्टॉक इस नाते करते हैं कि आप तो सेलेक्ट हो ही गए हो, आपको सुन करके, आपको जान करके, कोई आपका जानने वाला, कोई हमारा जानने वाला, या वीडियो जहाँ तक ये पहुँचे, वो लोग जो लोग देखें, इसको देख करके वो मोटिवेट होते हैं कि अपनी मेहनत करके एक बच्चा कैसे उस मुकाम को हासिल करता है जिसके लिए माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके सपने बुनते हैं। तो आपने तो वो कमाल किया है कि जिसके बारे में हम मतलब इतना खुश हैं, और आपके घर वाले कितना खुश होंगे ये तो बताया ही नहीं जा सकता है। खुद आप कितने खुश होगे ये भी नहीं, मतलब शब्दों में तो नहीं बयां किया जा सकता। लेकिन जैस्मिन, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपने 12th किया तो नीट की तैयारी के लिए दिमाग में ये बात आई कैसे कि हमें नीट की तैयारी करनी चाहिए? किसको देख करके तुमने सोचा कि हम अगर नीट की तैयारी करें तो हम MBBS डॉक्टर बन सकते हैं? सर, नीट की तैयारी का हमेशा से मेरा गोल रहा है, क्योंकि ये मेरे बचपन का सपना था। मेरे एक मामू थे, वो डॉक्टर हैं, तो उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुए थे। तो मुझे लगता था कि हमेशा कि हाँ, हमें डॉक्टर बनना है। और उसके अलावा एक्चुअली में कोई और प्लान था ही नहीं मेरा लाइफ में। तो हमेशा से एक ही गोल था कि MBBS डॉक्टर बनना है। तो 12th के बाद ये डिसाइड नहीं हुआ, वो बहुत पहले से डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। जी। तो जैस्मिन ने, देखिए, सपने जब शुरू से देखे जाते हैं तो लास्ट में चल कर के पूरे ज़रूर हो जाते हैं। जैस्मिन का ये शुरू से सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि इनके मामू उसी फील्ड में थे। उनको देख करके इनको प्रेरणा मिली कि नहीं, हम आगे अगर तैयारी करेंगे तो हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, और आज ये डॉक्टर हैं भी। जैस्मिन, मुझे ये पूछना है कि बहुत सारे लोग जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे आपने भी तैयारी किया होगा, तो जब आपने तैयारी करना स्टार्ट किया तो उन तैयारी के दौरान आपको किन किन प्रॉब्लम से होकर के गुजरना पड़ा? आपके मन में क्या क्या ख्याल आते थे? सर, तैयारी के दौरान बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि कोई अगर आपको डाउट आ रहा है, अगर आप किसी कोचिंग में आप इनरोल नहीं हैं तो तैयारी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और हो जाता है। जैसे कि अगर आपको फ़िज़िक्स है या केमिस्ट्री है, कोई क्वेश्चन अगर आपका फंस गया है तो आप डाउट लेके बैठे हैं, अपना आपका सल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको, या कोई चीज़ आपके मन में, अगर आपको कोई नया सवाल आ गया कि ये कॉन्सेप्ट में और क्या चीज़ हो सकती है, तो वो सब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और टेस्ट को लगातार देना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और कभी-कभी कुछ दिन होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे होते हैं तो आप किसी से बोल नहीं पाते, आपको सिर्फ एक टीचर समझ सकता है उस टाइम पे, तो उस टीचर का ना होना, तो ये सब काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आपकी तैयारी को इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, कितनी अच्छी बात इन्होंने बताया, जो इन्होंने फील किया है उसको समझा कि अगर आप तैयारी करते हैं और उस तैयारी को समझने वाला आपके पास कोई नहीं है तो तमाम डिफ़िकल्टी आती हैं, और आपके साथ वो टीचर होना चाहिए जो आपकी बातों को समझ सके, जो आपको समय समय पर मोटिवेट कर सके, बता सके कि नहीं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उन्होंने इस बात को मान करके कोचिंग ज्वाइन किया था। जैस्मिन, आप ज्विटर कोचिंग में आए थे, ये आपका 3rd अटेम्प्ट में है, सिलेक्शन है। तो मुझे तो लास्ट ईयर ही लगता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मुझसे आप पूछो तो। आपको कब ये फीलिंग आना चालू हुआ कि नहीं, हम सेलेक्ट हो जाएंगे? सच बताएं तो ऐसा फीलिंग बहुत बार आती थी प्रिपरेशन के टाइम पे कि हाँ, हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हो जाता था कि टेस्ट में नंबर कम हो गए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस बार भी नहीं होगा। तो ये मतलब कभी अच्छा लगता था कि हाँ, हो जाएगा, और कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम इसके लिए बने ही नहीं हैं। बट कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगे रहना पड़ता है, आपको जितना भी हो सके मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करना है। जैसे कि आपको लगातार टेस्ट देते रहना है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है उस चीज़ को तो आपको बार बार करना है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, रिवीजन की मात्रा बढ़ा देनी है, ये सब करके आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं।
नहीं, अभी आपने कहा कि कई बार ऐसा लगता था कि कभी कभी बहुत लो फील करते थे, ये लगता था कि लगता है अच्छा होगा, कभी लगता था नहीं हो पाएगा। जब ये लगता था कि नहीं हो पाएगा, उस समय क्या करते थे और कैसे फिर अपने आप को मोटिवेट करते थे? जब लगता था कि नहीं हो पाएगा तो सबसे पहले तो आके आपसे ही बात करते थे। कोई भी चीज़ कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो फ़ौरन आपको आके बताते थे और उसके बाद थोड़ा-सा 1-2 दिन का या आधे दिन का कभी ब्रेक ले लिया कि थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए। रिलैक्स भी ज़्यादा नहीं करते थे वैसे क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। बस एक था कि यार इतना दूर आ गए हैं तो उसको इतनी मेहनत की है तो उसे वेस्ट नहीं जाने देते। थोड़ा-सा और मेहनत करते होगा, सब होगा। बहुत अच्छा कि हम अब इतना दूर आ गए हैं, तो अब इससे मतलब मुझे पीछे नहीं लौटना है। जैस्मिन, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। तैयारी के दौरान बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि उनके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी दबाव में आकर के जल्दी में कोई छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं। तो क्या उनको ये करना चाहिए, या जब तक समय दे सकते हैं देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे अपने आखिरी में फाइनल गोल को पा जाएँ वो? सर अगर आप उनके सर्कमस्टांसेस अलाउ कर रहे हैं तो उन्हें अपने एंड गोल की तरफ ही मूव करने चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा छोटे मोटे कोर्स वो तो बाद में भी मिल सकते हैं, लेकिन एक जो एमबीबीएस का ड्रीम है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपके सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं और आप में हिम्मत है एक बार और ट्राई करने की, और आपको पता है कि आप इसके अगर एमबीबीएस थी तो आप खुश नहीं हो सकते, जैसे कि मेरा था कि एमबीबीएस नहीं है तो एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा कहा इसने कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आखिरी सांस तक ये कोशिश करनी चाहिए कि हमने जो सपने देखे हैं वो हमारे सपने पूरे हों, हम वहाँ तक पहुँचे किसी न किसी तरीके से। ये प्रयास जारी रखना चाहिए। तो जो बहुत सारे बच्चे बीच में निराश होकर के छोड़ देते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा आपके साथ भी आया होगा कि मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ, अभी आपने बताया आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन फिर उसको फेस करते हुए फाइनली आप रिजल्ट, आज आपके पास रिजल्ट है, आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपको एमबीबीएस मिल जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये तमाम सारी बातें ऐसी होती हैं, तो ये हमें लगता है सबको फेस करना पड़ता है, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सबके साथ। जैसे जब आप टीचर्स के कनेक्शन में रहते हैं, टच में रहते हैं टीचर्स के, तो टीचर्स आपकी शक्ल देख के जान जाते हैं कि इसके साथ क्या चल रहा है। तो अगर आप जैसे हमारे विश्वास सर है, हमारे संजय सर है, तो जब वो क्लास में बातें करते थे कि ऐसा है वैसा है, तो वो भी मोटिवेशन मिलता है। जब टीचर्स आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आपका अंदर से होता है कि ठीक है अभी अभी बुरा वक्त चल रहा है बट अच्छा वक्त भी आएगा, हो जाएगा हो जाएगा। तो टीचर्स का टच में रहना और टीचर्स की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंटली स्टेबल रहने के लिए, मतलब हेल्थ अच्छी रखने के लिए। देखिए, एक सेलेक्ट हुआ बच्चा जो बता सकता है, हम लोग तो मोटिवेट करते हैं, केवल वो अपने दिल की बात बताता है। जैस्मिन अपने एकदम मन की बात बता रहे हैं कि आपको टीचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, और आप कांटेक्ट में तभी रह पाएंगे जब आप पढ़ करके आएंगे, नहीं तो आप क्या बात करेंगे टीचर से। तो कांटेक्ट में रहना चाहिए, टीचर मोटिवेट करता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेलेक्ट होने के लिए। जैस्मिन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज्विटर कोचिंग को आप नीट के कितना करीब पाते हैं? क्या लगता है कि ज्विटर कोचिंग पूरी तरीके से एक ऐसी कंप्लीट कोचिंग है कि अगर कोई बच्चा मेहनत करना चाहे तो जो है उसके लिए पूरी तरीके से कंप्लीट है, उसे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है? जी सर, बिल्कुल सफिशिएंट है। यहाँ के टीचर्स एकदम बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट रहता है सारे टीचर्स का। यहाँ की सारी फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी सब बहुत अच्छी है। यहाँ के टेस्ट भी सफिशिएंट है और यहाँ का सारा जो भी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड होता है वो सब एकदम सफिशिएंट है। तो आप इस पे मतलब आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, किसी और जगह जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरे लिए हो गया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज्वेटर पूरी तरीके से एक कंप्लीट कोचिंग है जहाँ से आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। जैसे मुझे अब ये पूछना है कि जब अब की बार आप नीट का पेपर देने गए, तो पेपर को देखते ही आपका क्या रिएक्शन था? वैसे तो सबसे पहले क्योंकि टफ़ सबसे ज़्यादा इस बार फ़िज़िक्स आया था और हमने शुरुआत बायोलॉजी से की थी, तो बायो थोड़ा-सा इस बार लेंदी था, तो हमें जैसे हम यहाँ टेस्ट में जो रूटीन रखते हैं वही हमने नीट में भी रखा था। सबसे पहले बायो करते थे, लेकिन यहाँ जब टेस्ट में देते थे तो मेरा 25 टू 30 मिनट्स में हो जाता था, बट वहाँ मेरा 35 मिनट्स तक के चला गया। तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि यहाँ थोड़ा सा लेंदी है। तो एक राउंड में जितने क्वेश्चन बन गए तो हमने बना लिए। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से लेंदी थे, तो 4-5 क्वेश्चन वो हमने दूसरे बार के लिए छोड़ दिए। उसके बाद फिर क्योंकि टाइम था भी और मेरी फ़िज़िक्स वीक है, और हम अगर फ़िज़िक्स में टाइम हमें कम मिले तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हम फ़िज़िक्स के ऊपर मूव कर गए। अब फ़िज़िक्स का पेपर देख के समझ में आ रहा था कि वो क्या आया था
उसमें क्वेश्चन पढ़ने में ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो लेकिन फिर भी हमने पेशेंस बनाए रखा, हमने कहा ठीक है, टफ सिर्फ मेरे लिए नहीं आया है, सबके लिए आया है। तो पेशेंस और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस और करेज चाहिए था उस पेपर को करने के लिए, क्योंकि बहुत टफ था वो। तो धीरे धीरे अब प्रेशर बनने लगता है जब आपको देख रहे कि आपके लाइन से पे जो है कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सारे क्वेश्चन एक बार, उसके बाद केमिस्ट्री पे जाते, फिर इस पे वापस आएंगे। तो जितने बन गए लाइक 23-24 बन गए थे। उसके बाद हमने कहा लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री, क्योंकि अब टाइम कम बचा था। केमिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें कम टाइम भी मिलता है और पेपर टफ भी आता है, तब भी हम 35 to 36 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। ये कॉन्फिडेंस था, इसी वजह से हमने केमिस्ट्री को लास्ट में रखा था और फिज़िक्स को पहले। तो हमने केमिस्ट्री पे जब मूव ऑन किया, तो केमिस्ट्री भी थोड़ी सी लेंथी थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, लेकिन हमने कहा केमिस्ट्री है, ये अपना फील्ड है, हम इसे संभाल सकते हैं। तो केमिस्ट्री सॉल्व करने के बाद 36 to 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद फिर हम फिज़िक्स पे गए और ट्राई करा, लेकिन नहीं बना। और अभी OMR भी भरनी थी, तो हमने पहले OMR भरी, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन की कहीं भी गुंजाइश थी तो वो हमने उसे सॉल्व किया और बस टाइम हो गया। इन सबसे एक बात ये समझ में आई कि पेपर का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पेपर मुझे लगता है कि 2 अटेम्प्ट में कम से कम करना चाहिए, एक ही बार में नहीं करना चाहिए। आपने 2 बार में तो किया ही। जी सर, हमने 2 राउंड में उसको किया था, हर सब्जेक्ट को 2 राउंड में किया था। एक बार में जो क्वेश्चन बन जाए बहुत अच्छा, बना लीजिए उसको, लेकिन आपको फ़ौरन उसको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और जैसे ही टाइम ज़्यादा लगे आप उसको मार्क कीजिए कि आप इसे बाद में सॉल्व करेंगे, और आगे जो आसान क्वेश्चन है जो एक ही बार में बन जाएंगे उन्हें पहले सॉल्व करना चाहिए। देखिए, पेपर को लेकर के कभी रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, और फिर इसके बाद दोबारा जब आपके जितने क्वेश्चन बनने बन जाएं तो फिर दोबारा आपको क्वेश्चन जो नहीं बने उसके लिए आना चाहिए। और ये हर बच्चा, अच्छा बच्चा, जो सेलेक्ट बच्चा होता है, वो सबकी एक कॉमन बात होती है, वो लोग करते हैं। मेरा जैस्मिन आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जब बच्चे पेपर करते हैं तो कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि पेपर करते समय उनको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को सॉल्व करना चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? जो सब्जेक्ट आता हो वो सबसे पहले करना चाहिए, या पहले बायोलॉजी की तरफ से जाना चाहिए, केमिस्ट्री देन फिजिक्स? इस पर आपका क्या है? सर ये क्वेश्चन बच्चे के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है, इसका वेरिएबल आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज बच्चे की बात करें, एक एवरेज नीट एस्पिरेंट की बात करें, जिसकी बायोलॉजी जिसको स्ट्रॉन्ग लगती है, तो उसे सबसे पहले बायोलॉजी करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पहले रैंक नहीं ग्रैब करते, आपको पहले अपनी सीट इंश्योर करनी चाहिए। तो बायो में आपका ईजी है, अगर एक तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता, इसमें ये है, आपको और कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रटने वाला सारा खेल है। तो बायो सबसे पहले करके आप अपना अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं, मतलब 300-330 इतना स्कोर काफ़ी होता है बायो के लिए। और उसके बाद फिर आपका जो अब एकदम टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है, उसका जो अगर वीक सब्जेक्ट है वो अगर उसे पहले लेना चाहता है, क्योंकि टाइम अभी है, जैसे कि हमने फिज़िक्स के साथ किया, क्योंकि वो मेरा वीक था, टाइम था, तो हमने उसको पहले सॉल्व कर लिया। तो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है या तो वो कर लिए, तो ये टोटली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आज मुझे एक नया आंसर मिला है, और वो शायद सबसे सही आंसर यही होगा। हमने इनसे पूछा कि बच्चे पेपर कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, जो उनका सब्जेक्ट सबसे अच्छा है वो, या बायोलॉजी की तरफ से। जनरली मेडिकल में लोग बायोलॉजी की तरफ से स्टार्ट करते हैं। जैस्मिन ने जो आंसर दिया है, अभी तक मुझे ये आंसर नहीं मिला था, और पहली बार ये आंसर मिला है कि एक एवरेज बच्चे को, उसको सबसे पहले बायोलॉजी ही करनी चाहिए। इसके बाद आप दोनों सब्जेक्ट में आप ये देखिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं, फिर एक अलग की बात हो गई। लेकिन अगर आपने अपने आप को एवरेज मानते हैं तो आप सबसे पहले बायोलॉजी को करें, देन आप दोनों सब्जेक्ट में चूज़ करें कि आप फिजिक्स पहले करना चाहेंगे या केमिस्ट्री करना चाहेंगे। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। इसी नाते इन्होंने एक शब्द में ये बात बता दिया कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहले बायोलॉजी की तरफ से जाइए, तो आप शायद सेफ रहेंगे। चलिए ठीक है। जैस्मिन, पेपर देने के बाद आपको क्या फील आया था कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, या लग रहा था कि अब की बार फिर से रुक गया? उदास थे सर, पेपर के बाद बहुत उदास थे। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर मम्मी पापा दोनों थे। पापा ने जैसे पूछा पेपर कैसा हुआ, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, और एकदम बहुत ही ख़राब फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से तैयार करके गए थे और एकदम एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट पेपर हो गया था, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो बिलो द एक्सपेक्टेशन हमारे परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से। तो
आई वॉज़ वेरी लो। हमने पापा से कहते कुछ नहीं होने वाला इस साल भी, और एक महीना रिज़ल्ट का वो वेट था वो काफ़ी उदासी में ही मेरा गुजरा। तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी अनटिल आपसे जब तक के बात नहीं की थी। जब आपने हमसे बात किया, बात करने के बाद जब आपने अपने मार्क्स जोड़े, जब हमको बताए, तो हमने आपसे क्या कहा? आपने कहा सेफ स्कोर है ये। सारी कोचिंग ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टूपिड बनाया जा रहा था हर बच्चे को, कि कह रहे थे कि 500 से नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। बट आपने एकदम सही बोला था कि तुम्हारे जो नंबर आ रहे हैं वो सेफ स्कोर है, तुम अभी मतलब रिलीफ में हो सकती हो। मैंने पेपर को हमेशा ये बता दिया था, जब जिन बच्चों ने भी मुझसे पूछा, मैंने पेपर का जब आइडिया लिया तो मुझे ये बात पता लग गई। क्यों? देखिए, ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाए हैं और आप अपने बच्चे की कैलिबर को समझते हैं। जैस्मिन, हम तुम्हारे कैलिबर को समझते थे। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, हम समझते थे कि अगर हमारे बच्चे पेपर नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर किसी बच्चों से होना नहीं है। ये तो हम आप ही को देख करके जान सकते हैं। हमें तो फिजिक्स का कोई आइडिया है नहीं, हम तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ना तो हमें केमिस्ट्री का कोई आइडिया है। लेकिन आप अपने बच्चे से कितना इमोशनली अटैच हो, आप अपने बच्चे को कितना समझते हो। देखो, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, अच्छा हम बोल देते हैं तुम ठीक हो पढ़ने में यार, हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते। और आप पढ़े हो, आप इस बात जानते हो, जो अच्छा होता है हम उसी को अच्छा कहते हैं कि नहीं आप पढ़ने में ठीक हो। तो हम अपने बच्चे को जानते हैं कि एक हमारा अच्छा बच्चा जो पेपर करके आया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा हमारा सेलेक्ट होगा, तो उसको देख करके हम ये बात समझ जाते हैं कि पेपर कैसा आया होगा। भले ही क्यों ना हमारे पास कम बच्चे थे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को देख करके जान गए थे कि मेरिट इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली। और बहुत सारे लोग, कोई बता देगा 500 से नीचे चली जाएगी, कोई बता देगा 580 आएगी, पता नहीं कैसे, ये तो मुझे आज तक नहीं पता लगा बच्चों को क्यों ऐसा करते हैं लोग। और अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, ब्रांड वाले लोग ये सब बताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर को समझ लेना चाहिए। और अब की बार मेरे लाइफ में पहली बार हुआ था कि मैं नीट का पेपर मतलब बहुत देर में देख पाया। नहीं तो हमेशा नीट का पेपर जैसे बच्चों को छूटता था मैं देख लेता था। इसके बाद देर में देखने के बाद जब मुझे पता लगा, तब भी मैंने कहा कि इसका मतलब पेपर टफ आया है। और जब पेपर टफ आया तो हम सबका कैलकुलेट कर लेते कि ये बच्चे अब हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि जब पेपर टफ होता है तो हम मानते हैं कि वो अच्छे बच्चों के फेवर में होता है। हाँ, क्या बोलते हैं क्लास? कि जब पेपर टफ आएगा तो अच्छे बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, हमेशा आपने बोला है जी। पेपर टफ आने पर हमेशा पेपर अगर टफ आता है तो अच्छे बच्चों का बेनिफिट मिलता है। हम सही बोलते हैं? क्या लगता है? 100% हम रीड से सही बोलते हैं। नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, जब रिजल्ट निकला तो घर का क्या माहौल था, ये हम जानना चाहते हैं। सर वो तो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता कि घर का क्या माहौल था। मम्मी पापा को इतना खुश लाइफ में पहली बार देखा था। और क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ हमने नहीं किया था, मम्मी पापा ने भी उतना ही सैक्रिफाइस किया था, और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उन्होंने भी उतना ही सैक्रिफाइस किया था। क्योंकि जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते, एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते, आपको कम्प्लीटली कट ऑफ रहना होता है हर एक से, आप दुनिया से एकदम अलग चले आते हो। तो सिर्फ अकेले हम नहीं हुए थे दुनिया से अलग, वो पूरा परिवार मेरे साथ देने के लिए दुनिया से अलग हो चुका था, समझ लिए। हम लोग कहीं भी कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करने जाते थे, क्योंकि हम घर पे अकेले बैठ के पढ़ रहे होते थे। तो सिर्फ अकेला मेरा सैक्रिफाइस नहीं है, तो सबका सैक्रिफाइस है। तो अकेले हम नहीं सेलेक्ट हुए हैं, सब सेलेक्ट हो गए। मतलब घर में बहुत खुशी का माहौल था, पापा रोने लगे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, जब फ़ोन करके आपने बताया। ये सब सुन करके कितना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जिन तक पहुँचे, इसको बहुत फील करके देखें। देखो, सब चीज़ फीलिंग पर होती है। आप किसी चीज़ को कैसा फील कर रहे हो ना, ये डिपेंड इसी बात पर करता है। अगर आप, जैसे हम तो हमेशा ये बोलते थे कि बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में मूर्ति रखी होती है, बहुत सारे लोग मस्जिद जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद, मंदिर मस्जिद जाने के बाद एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ क्यों होता है? क्योंकि उनको ये फील आता है कि हम जहाँ आए हुए हैं यहाँ हमें कुछ मिल जाएगा। तो फीलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप फीलिंग कैसी रख रहे हो ना, आपका सारा रास्ता उसी से बनता है। अगर आपने फीलिंग अच्छी नहीं रखी है तो फिर अच्छा नहीं हो सकता है। तो मतलब कितना अच्छा रहा होगा जब रिजल्ट निकला। और जैस्मिन, सही बताएं, मैं भी अपनी खुशी को नहीं बता सकता हूँ तुम्हारे सिलेक्शंस में कितना खुश हूँ। हमारी पूरी कोचिंग खुश है, और अब तो हम लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी भी मतलब एक परिवार की तरीके से हो गए हैं, लाइफ लॉन्ग परिवार की तरीके से जुड़े रहेंगे। तो आप डॉक्टर बन जाओगी, आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलेगा, हम वहाँ आया करेंगे, अपने को दिखाने भी आएंगे। तो आप आने वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? आने वाले बच्चों को हम यही कहेंगे
कि अगर आप ज्विटर में एडमिशन लेते हो तो यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। ये क्लासेस रेगुलरली करते रहना चाहिए, सारे सब्जेक्ट के, किसी में भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट तो मुझे आता है तो क्लास मिस कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टेस्ट एकदम रेगुलरली दें, बिल्कुल हैबिट ना डाल लें कि मेरी तैयारी नहीं हुई है तो हम टेस्ट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं ये करना है। क्योंकि मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था, तो पहले दूसरे अटैम्प्ट में मेरे साथ यही गलती हुई कि हमने टेस्ट रेगुलरली नहीं दिया था। तो टेस्ट को रेगुलरली दें और टीचर्स के कनेक्शन में रहें। आप लोग को समझ में नहीं आता है कि टीचर्स का कितना बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में, बट अगर अच्छा टीचर है तो आपको वो सही गाइड करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप एक टीचर के कनेक्शन में हैं। तो जो लोग भी तैयारी करने आए, अपने टीचर्स पर विश्वास रखें, अपनी कोचिंग पर विश्वास रखें, मेहनत करें, क्लास रेगुलर करें, टेस्ट ना छोड़ें, तो सिलेक्शन मिल जाएगा। जैस्मिन कोचिंग में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मैसेज जिन तक पहुंचेगा वो भी मोटिवेट होंगे, इसका पर्पज़ यही है। और एक बार मैं फिर से आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी।